बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे, और उन कुछ स्टेप्स में से जिसको हमने डिस्कस किया था, हम लोग पढ़ चुके थे। वो नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। यानी सबसे पहले तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पता होना चाहिए जो रिलेटेड क्वेश्चन है, सवाल पता होना चाहिए कि मसला क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। उससे नेक्स्ट के लिए हम काम क्या करते हैं, उसके लिए ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को जो है स्टेटमेंट दी जाती है, यानी टेंटेटिव आइडिया जो होता है वो हाइपोथेसिस बनाई जाती है। अब हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो करते हैं डिडक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस क्या होती हैं। डिडक्शंस क्या हैं? डिडक्शंस को ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस बनाने के बाद, इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉज डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस से नेक्स्ट क्या किया जाता है, डिडक्शंस ड्रॉज की जाती हैं। यानी डिडक्शन, जैसा कि हम इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं रिडक्शन, कमी करना। यानी जितनी ज़्यादा हाइपोथेसिस होती हैं, जितनी ज़्यादा टेंटेटिव आइडिया होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं, अब हम उन सबको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें से जो रीज़नेबल होती हैं, जिनके पीछे कोई वजह, कोई बात समझ आ रही हो, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर हो, तो वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं और बाकियों को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। डिडक्शंस आर दी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल मीन्स रीज़नेबल, यानी ऐसा हमें कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ऐसे जो हों रीज़नेबल रिजल्ट्स हों हाइपोथेसिस की, वो डिडक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। डिडक्शंस आर दी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसके लिए क्या किया जाता है, फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, ठीक है। अब जो चीज़, इसको हम एज डिडक्शन कैसे भी कह सकते हैं, एज फिल्टर। यानी जितनी ज़्यादा हाइपोथेसिस, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनाई गई थी, उनमें से कुछ को हम फिल्टर कर लेते हैं जिस पे हमने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है, ठीक है। इसके लिए, इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, उस हाइपोथेसिस को सही लिया जाता है एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसके नतीजे में फिर जो आगे क्या है, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, ठीक है, अगर वो जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाती है, देन वन शुड expect deductions are certain result. This involves the use of if then logic. यानी अगर कोई भी हाइपोथेसिस को ट्रू किया जाता है तो डिडक्शन में क्या होता है कि वर्ड कौन सा यूज़ होता है, इफ़। यानी अगर ये बात ठीक है देन, तो फिर उसकी रीज़न भी देनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक यानी उसकी रीज़न भी बतानी है। अगर हम कहें किसी भी बात के बारे में कि अगर ये बात हो गई और उसके बाद हम आगे वजह ना बताएं, तो वो बात कंप्लीट नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसलिए इसमें कौन से दो यूज़ होते हैं, इफ़ एंड देन। यानी अगर हम कुछ कह रहे हैं तो आगे हम उसकी देन फिर रीज़न भी बताएं, ठीक है। तो अब वो जो हाइपोथेसिस जो हैं जिनको डिडक्ट किया जाता है, फिल्टर किया जाते हैं, जो एक्सेप्ट की जाती हैं, उन पे आगे क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, यानी जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करें, अमली काम करें। द मोस्ट बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी अब जो मेन काम है, बेसिक स्टेप जो है सारे बायोलॉजिकल मेथड में, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक स्टेप क्या है, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। यानी अब हमने यहाँ पे अपना काम करना होता है, उसको तजर्बे से, अमली काम से साबित करना होता है। Biologists perform experiment to see if hypotheses are true or not. यानी biologist जो हैं इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस दिए गए हैं वो सच भी हैं या नहीं। The deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous टेस्टिंग। यानी जो हाइपोथेसिस, जो डिडक्शन जो हाइपोथेसिस से ली गई थी, उसको स्ट्रिक्टली टेस्ट किया जाता है कि यानी जो हमें वजह बताई गई है कि वो सही है, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसका रिजल्ट सही आता है या नहीं। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस बियोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए से
बायोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। जो हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होगी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से वो सही साबित उसका रिजल्ट नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर दी जाती है। एंड वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड। और इसी तरह से कुछ हाइपोथेसिस जो गलत जिनका रिज़ल्ट आएगा इनकरेक्ट आएगा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिनका वो हाइपोथेसिस जिसका रिज़ल्ट करेक्ट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। And accepted hypotheses make further predictions that provide an important way to further test its validity। यानी अगर वो जो हाइपोथेसिस है एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है जिसका एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से रिज़ल्ट ठीक आया है तो उसको क्या किया जाता है मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं, यानी उसको मज़ीद टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी उसको मज़ीद देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब एक चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हमारे हाइपोथेसिस जो हमने ऑब्जर्व किया उसके बारे में हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस के बाद जो डिडक्शंस के ज़रिए कि अगर ये बात हो रही है तो इसकी रीज़न क्या है, जब वो कबूल हो गया और जब हमने उस पर तजर्बा किया एक्सपेरिमेंट किया है तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर हमारा रिज़ल्ट ठीक आता है तो वो क्या हो जाती है एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड में वो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट है। यानी एक्सपेरिमेंट ठीक हो गया, अब रिज़ल्ट की समराइजेशन यानी पूरी जिस तरह हम कहते हैं समरी निकालना निचोड़ निकालना, अब हम उस पूरे बायोलॉजिकल स्टेप्स को क्या करते हैं उसका नतीजे का निचोड़ निकालते हैं। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू से एक्चुअल और क्वांटिटेटिव जैसा कि हम जानते हैं हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव जो है मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होती हैं, तो क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसको गैदर किया जाता है इकट्ठा करते हैं। डाटा फॉर ईच ऑफ ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके सब ग्रुप के जो रिजल्ट्स हैं उनका एवरेज निकालते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने किस तरह करते हैं स्टैटिस्टिकली, यानी मैथमेटिक्स के रूल्स टूल्स के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकली उनको कंपेयर किया जाता है और रिजल्ट निकाला जाता है। टू ड्रॉ कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो उस डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, उन पे स्टैटिस्टिकली और जो है टूल्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाता है समराइजेशन ऑफ हमारे पास रिज़ल्ट आता है। जब रिज़ल्ट समराइज हो गया उसके बाद क्या करते हैं रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिस्ट जर्नल्स एंड बुक्स। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं जब सारा बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सारे एक हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गई और एक्सपेरिमेंट हो गया रिजल्ट भी निकल आया तो फिर उसको क्या करना है उसको जस्ट अपनी हद तक तो नहीं रखना होता, ये सारा काम किस लिए हुआ है लोगों के फ़ायदे के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट जो हैं उसको क्या करते हैं पब्लिश करते हैं जर्नल्स में, जिस तरह हमारी बुक्स होती हैं उनमें अपने एक्सपेरिमेंट पूरा काम बताते हैं बुक्स में। और कहाँ करते हैं इन टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल चाहे वो कौमी लेवल पे बैठे हैं या बैन अल-अक़वामी लेवल पे लोगों के साथ जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे उसको डिस्कस किया जाता है, बात की जाती है। एंड इन सेमिनार्स एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जो है इनके सेमिनार्स रखे जाते हैं ताकि लोगों को इनके बारे में जो मसला है उससे अवेयर किया जा सके और इतने यानी उसका जो रिज़ल्ट है मिल गया है वो बता सके लोगों को। पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, रिज़ल्ट को भी पब्लिश करना साइंटिफिक मेथड का एक क्या है ज़रूरी हिस्सा है, यानी कोई भी काम करने के बाद साइंटिस्ट उसको अपने हद तक नहीं रखते, उसको अपने फ़ायदे के लिए वो यूज़ नहीं करते, तो उसको पब्लिश करना ज़रूरी है। इट अलाउज़ अदर पीपल टू वेरीफाई, और ये इस बात की भी ये इजाज़त दी जाती है लोगों को कि वो भी इसकी वेरिफिकेशन करें, वेरीफाई करें रिज़ल्ट को और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, और इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 7 स्टेप्स थे वो हमने देखे पढ़े कि किस तरह 1 बाय 1 स्टेप्स को अप्लाई किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक साइड बॉक्स है विच इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल क्या होता है या कंट्रोल ग्रुप हम किसे कहते हैं। इन साइंस इवन डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी जब कोई भी काम किया जाता है कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए,
किस तरह? द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, कोई भी एक, जब हम किसी पे तजर्बा कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो उसके साथ एक कंपेयर ग्रुप भी रखा जाता है ताकि हम दोनों में कंपैरिजन कर सकें और हमें फिर बाद में फ़र्क पता चल सके। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, दोनों ग्रुप्स को जो है बिल्कुल एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल्स बीइंग टेस्टेड, सिर्फ उसमें एक चीज़ का फ़र्क रखा जाता है जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चीज़ मालूम करने के लिए कि क्या आया फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विथ फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दो ग्रुप होंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, तो उसमें क्या करते हैं, एक प्लांट को सारी चीज़ें दी जाएंगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल होगी विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जिसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली मिल रही होगी, ज़्यादा मिल रही है आराम से, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा। अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल ग्रुप वो है जिसमें क्या है कि फ्रीली उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे और वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को फाइंड कर रहे हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो जिस ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड दी जाएगी वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा और जिस ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अवेलेबल होगी वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाएगा। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन कंट्रोल ग्रुप, यानी जब कंट्रोल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होगी तो हमें पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। एंड डज़ नॉट अकर इन दी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक्सपेरिमेंटल जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करें तो उस ग्रुप को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो हमें किस तरह पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जिस पे हम तजर्बा कर रहे थे, जिसको हमने वो एक कार्बन डाइऑक्साइड फराहम नहीं की, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी वो क्या था, कंट्रोल ग्रुप था। तो इस तरह दो ग्रुप्स को कंट्रास्ट करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और कंपेयर करेंगे कि इससे क्या नतीजा निकल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।